अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसराइल फ़लस्तीन में गज़ा में जो बमबारी कर रहा है और जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे ज़ुल्म किया जा रहा है, तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस सिलसिले में कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें और जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी जितनी हैसियत है, इस्तिताअत है, वो उस हैसियत से, इस्तिताअत से ज़्यादा डोनेशन करें। और आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे एक अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, तो जो लोग चाहते हैं कि डोनेशन करें फ़लस्तीन को, तो वो इस अकाउंट नंबर पे जितना भी अमाउंट जो भेज सकता है वो ज़रूर मुझे सेंड करे। और मैं एक लाइव स्ट्रीम के अंदर ये सारी की सारी अमाउंट जो मेरे पास जमा होगी, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं इंशाल्लाह ये सारी की सारी अमाउंट फ़लस्तीन की एनजीओज़ जो वहाँ पे काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, वहाँ पे मैं डोनेट कर दूँगा। सारी की सारी अमाउंट जो भी जमा होगी आप लोगों के सामने लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो आप लोगों से ये एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग कोऑपरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें। एनीवेज़, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स और वेरिएबल्स पढ़ाऊँगा। ऑपरेटर्स में यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास और बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास बिटवाइज़ नॉट ऑपरेटर आ जाता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर आ जाता है। और बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं और दूसरे ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, एंड और ऑपरेटर आ जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो ये आज की वीडियो के अंदर हम लोग मेनली ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे, कीवर्ड्स पढ़ रहे होंगे, वेरिएबल्स पढ़ रहे होंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले अपने सर्दिया की रेपो में आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो फ़ोल्डर है ऑपरेटर्स कीवर्ड्स को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमें एक लिंक दिया हुआ है, तो ओपन लिंक इन न्यू टैब और यहाँ पे हमारे पास गूगल कोलैब का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर एंड ऑपरेंड ऑपरेटर और ऑपरेंड होते क्या हैं। तो बेसिकली हमारे पास ऑपरेंड्स जो होते हैं, ऑपरेंड्स हमारे पास वो एंटिटी हैं, वो चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं। सही है, तो ऑपरेंड्स हमारे पास क्या है? जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है। ठीक है। और ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास क्या काम किया जा रहा है? प्लस किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। सही है, जैसे हम डेली लाइफ में प्लस माइनस कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो वो ऑपरेटर्स के थ्रू, प्लस का ऑपरेटर हो गया, माइनस का ऑपरेटर हो गया, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, ये सारे ऑपरेटर हैं। और जिन नंबर्स पे काम किया जा रहा है या जिन चीज़ों पे काम किया जा रहा है उनको हम ऑपरेंड्स कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक यूनरी ऑपरेटर होता है और एक बाइनरी ऑपरेटर्स होता है। ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि उनमें सिर्फ एक ऑपरेंड होगा। एक ऑपरेंड का मतलब क्या है कि एक एंटिटी होगी, एक चीज़ होगी जिसके ऊपर काम किया जा रहा होगा। सही है। वन ऑपरेंड होगा और जो ऑपरेटर है वो तो ऑपरेटर है। सही है। और बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या है कि दो ऑपरेंड्स होंगे। सही है। वर्क विथ टू ऑपरेंड्स, यानी कि दो चीज़ें होंगी, दो नंबर्स कह सकते हैं या दो एंटिटीज़ होंगी जिन पे काम किया जा रहा होगा। तो बाइनरी का मतलब ही यही है कि दो, और यूनरी का मतलब है वन। सही है। तो यूनरी ऑपरेटर एक ऑपरेंड पे काम कर रहे होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेटर्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ये सर आरिफ कासिम रुदानी की डॉक्यूमेंटेशन है कोलैब की, आप कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है तो ज़रूर आप लोग जाके पढ़ें, क्योंकि हमारे क्विज़ में भी इसी से आएगा। स्टेप 0 से 9 तक हमारे पास जो हैं वो हमारे पास क्विज़ के अंदर हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डेटा टाइप्स पढ़ा चुका हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं ऑपरेटर्स कीवर्ड्स पढ़ाऊँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कंट्रोल फ्लो मेरा टारगेट होगा। तो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है, आप लोग ज़रूर जाके प्रैक्टिस करें यहाँ पे। सही है। यहीं पे आपको कंपाइलर भी मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग इस कोड को रन कर सकते हैं जो यहाँ पे कोड है। एनीवेज, तो आगे चलते हैं, हम यूनरी ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई? मैंने बताया कि वन ऑपरेंड होता है इनमें। सबसे पहला ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर के अंदर है नेगेटिव। सही है। नेगेटिव ऑपरेटर क्या होता है? मैं सबसे पहले जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। नेगेटिव ऑपरेटर क्या होता है कि हमें पता है कि एक वेरिएबल कैसे हम लोग बना सकते हैं पाइथन के अंदर, x इज इक्वल टू 5। ठीक है। ये एक वेरिएबल हमारा बन गया जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 5। तो ये कौन सा ऑपरेटर है? इज इक्वल्स टू का ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ आगे पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर।
ठीक है, ये हमारे पास एक तरीके से बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर आ जाता है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है, और इसमें हमने एक्स को असाइन कर दिया 5। और अब हम क्या कर रहे हैं कि नेगेटिव ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव ऑपरेटर का क्या काम है कि जो भी वैल्यू हमारे पास स्टोर है किसी वेरिएबल के अंदर, अगर आपने उसके साथ माइनस लगा दिया, नेगेटिव ऑपरेटर लगा दिया, तो वो क्या करेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को उल्टा कर देगा। प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा। सही है। तो यहाँ पे एक्स इज टू 5 था। नेक्स्ट लाइन में हमने एक्स के साथ माइनस लगाया और इसको किसको असाइन कर दिया, वाई को। तो वाई इज टू माइनस एक्स, तो अब वाई क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक है, एक्स 5 था। अगर मैं अभी x को प्रिंट कराऊंगा बाद में, तो x अभी भी 5 ही रहेगा, क्योंकि हमने x के साथ माइनस तो लगा दिया, लेकिन स्टोर किस में कर रहे हैं, स्टोर हम y में कर रहे हैं। तो y के अंदर तो -5 आ गया, लेकिन x अभी भी 5 ही है। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा तो दिया कि इसको स्टोर हम किस में कर रहे हैं, y में। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ, रन एनीवे, तो यहाँ पे क्या आ गया, y -5। अब अगर मैं यहाँ पे x प्रिंट करूँ, तो x में अभी क्या ही होगा, x में अभी 5 ही आंसर आएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि x के अंदर भी 5 ही है। हाँ, हमने मल्टीप्लाई उसको ऑपरेटर जो है हमने सब्ट्रैक्ट का नेगेटिव का ऑपरेटर तो लगाया इसके साथ, लेकिन स्टोर किस में कर रहे हैं हम, y में। अगर यहाँ पे मैं x कर दूँ इसको, सही है, अब ये हम x को अपडेट करके क्या कर रहे हैं, x अब आएगा हमारे पास, क्या आएगा, -5 आ जाएगा। मैं शो करूं, तो अब x हमारे पास हो गया -5। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया कि वैल्यू जो हमने चेंज की है वो एक्चुअल में अब हम अपडेट करवा रहे हैं, x के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। पहले हम y के अंदर स्टोर करा रहे थे। तो पहले क्या हो रहा था कि y में जो वैल्यू थी वो तो -5 हो रही थी, लेकिन x की वैल्यू 5 ही रह रही थी, क्योंकि x को हमने अपडेट नहीं किया, हमने y को अपडेट किया। एक्स को हमने सिर्फ चेंज करके वाई में स्टोर तो करा दिया, लेकिन एक्स एक्चुअल में खुद अपडेट नहीं हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो अब अभी अगर मैं इसको इस तरीके से चलाऊं, तो एक्स 5 ही आएगा और वाई -5 आएगा। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव ऑपरेटर का काम। सिंपल क्या कर रहा होता है कि जो भी वैल्यू है वो वैल्यू तो सेम रहेगी, जो भी उसका साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं -5 कर दूँ, तो एक्स में -5 आ गया, तो वाई में पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो वाई में क्या आ जाएगा, +5। क्या किया इसने, साइन चेंज कर दिया। ओरिजिनली एक्स क्या था, -5। सही है, माइनस माइनस क्या हो गया, +5 हो गया। ठीक है, तो वाई में +5 आ गया और एक्स हमारा -5 ही रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉजिकल नॉट क्या कर रहा होता है, सिंपल हमारे पास ये कर रहा होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल है, बूलियन का जो भी वेरिएबल, बूलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। हमारे पास क्या क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है एक वेरिएबल, या फॉल्स हो सकता है। तो ये जो बूल का वेरिएबल है हमारे पास, वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। वेरिएबल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, तो लास्ट वीडियो में, सॉरी। तो आप लोगों को शायद वो समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है, ये रेपो खुद से पढ़ी है, तो आप लोगों को पता होगा कि वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। बूल का वेरिएबल होता है, इंट का होता है, फ्लोट का होता है। सही है, तो ये बूल का वेरिएबल है, यानी बूलियन का वेरिएबल है। बूलियन के वेरिएबल के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज स्टोर हो सकती है, ट्रू या फॉल्स, या तो सही या गलत। सही है, अगर हम लोग इसको आम ज़बान में देखें, तो ट्रू का मतलब क्या है, सच्चा, और फॉल्स का मतलब झूठा या गलत कह सकते हैं। ट्रू का मतलब सही, फॉल्स का मतलब गलत। सही है, सही गलत कह सकते हैं हम इसको। तो ए के अंदर भी मैंने क्या स्टोर किया, ए में हमने ट्रू स्टोर किया, और ऑटोमेटिकली इसने टाइप इन्फर कर ली। टाइप इन्फरेंस कहते हैं इसे। हमने यहाँ पे कोई डाटा टाइप डिफाइन नहीं की है, हमने पाइथन के अंदर डायरेक्टली ऐसे हम असाइन कर रहे होते हैं और डायरेक्टली वो टाइप इन्फर कर रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं 4 कर दूँ, तो ये इंट हो जाएगा। सही, सही है। अच्छा, अभी ये भूल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इस कोड को रन नहीं किया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, और अब आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, हॉवर करता हूँ, अब ये एंटर हो गया। तो रन करना ज़रूरी है। रन करने के बाद ही वो हमारा जो ये इंटेलिजेंस है या कंपाइलर है, वो शो करता है कि इसकी क्या है, इसकी टाइप क्या है वेरिएबल की। ठीक है, तो मैं इसको वापस से ट्रू कर देता हूँ। अब हमने क्या किया, ए इज टू ट्रू और बी इज टू नॉट ए। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट ऑपरेटर, NOT। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि जो भी हमारा वेरिएबल है, अब यहाँ पे देखें, ये ए को क्या कह रहा है, इंट कह रहा है, हालांकि ए इंट नहीं है, ए ट्रू है। इसको हमें एक दफ़ा रन करना पड़ेगा, फिर ये इसकी टाइप अपडेट करेगा कि हाँ भाई, ये तो इंट नहीं है, ये तो बूलियन है।
ठीक है, तो मैं इसको रन कर देता हूँ, पढ़ता हूँ। अब ये देखें, अब ये दिखाएगा बोल, सही है, यहाँ पे भी बोल दिखाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ए की जो भी वैल्यू है उसको इन्वर्ट कर रहे हैं, उसका उलट कर रहे हैं, यानी ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी, यानी कि यही वाला काम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, नेगेटिव ऑपरेटर साइन चेंज कर रहा था, और लॉजिकल ऑपरेटर किस पे लगे होते हैं, बूलियन वेरिएबल्स पे लगे होते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे ट्रू थी वैल्यू, तो ए को उसने उल्टा कर दिया, तो ये इसने क्या कर दिया, नॉट ए हमने अगर किया तो यहाँ पे बी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, फॉल्स। अगेन मैं वही वाली बात बोलूंगा, ए चेंज नहीं हो रहा है, ए की वैल्यू वही रह रही है, सही है। जस्ट हमने ए को उल्टा करके ए को अपडेट नहीं किया, बी में स्टोर कर दिया, तो ए अभी भी ट्रू ही है, सही है। बी में हाँ फॉल्स आ गया, बी में हमारे पास फॉल्स की वैल्यू आ गई है, तो बी को जब प्रिंट किया तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो ए को प्रिंट करने से क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि हमने ए को अपडेट नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए बी क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि हमने बी को इन्वर्ट कर दिया, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर उस पर अप्लाई कर दिया। आगे चलते हैं बिटवाइज नॉट। अब बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के लिए थोड़ा सा बाइनरी का कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को देना पड़ेगा, तो मैं बिटवाइज नॉट की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बाइनरी की बात कर लेते हैं कि बाइनरी क्या होता है। तो लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी देखी है डेटा टाइप्स की, तो उसमें मैंने बाइनरी बहुत डिटेल में समझाया है। एक ओवरव्यू के लिए मैं अभी वापस से शो कर देता हूँ कि बाइनरी होता क्या है। तो बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है, कंप्यूटर्स जिस ज़ुबान में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, वो 0101 है, सही है। जैसे हमारी लैंग्वेज क्या है, हम उर्दू में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर्स 01 यानी बाइनरी लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं अंडर द हुड, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, ये आप लोग को दिख रहा होगा सामने, एक बाइनरी नंबर है। और इसमें जो सबसे राइट वाला बिट है, एक जो ये बाइनरी नंबर है, ये कुछ बिट्स हमारे पास दिख रहे हैं। पहला बिट ये है, दूसरा बिट ये है, तीसरा बिट ये, चौथा बिट ये, इस तरीके से इसमें 8 बिट्स हैं। जो सबसे पहला वाला बिट है उसकी पोजीशन क्या है, 2 की पावर 0। अब जिन लोगों को 2 की पावर 0 मैथ्स का बिल्कुल नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ, 2 की पावर 0 का मतलब है 1, सही है। फिर जो सेकंड वाला नंबर है हमारे पास, सेकंड वाला बिट है एक्चुअली, वो क्या है, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है कि 2, सही है। 2 की पावर 1 मतलब 2, और 2 की पावर 2, फिर थर्ड वाला बिट 2 की पावर 2 है, फोर्थ वाला बिट 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो एक और मरतबा 2 से, तो ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 हो गया, 2 टू द 4, 4 टू द 8, सही है। इसी तरीके से 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64, 120। तो ये कुछ इसकी पोजीशंस हैं, सही है। अब मैं अगर इसको ट्रांसलेट करूं कि ये डेसिमल नंबर जो हम लोग हमारा नंबर सिस्टम है उसमें ये क्या बनेगा नंबर, तो इसको ट्रांसलेट अगर मैं करूं तो इस नंबर को मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे। तो अब हमें अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है कि ये डेसिमल नंबर क्या है, हमारी आम जुबान में ये नंबर एक्चुअली में है क्या, तो हम इसको क्या करेंगे, जो जो बिट्स ऑन है, जो जो बिट्स ऑन है उनको हम प्लस कर देंगे। ये वाला बिट ऑन है, ये वाला बिट ऑन है, ये वाला बिट ऑन है, ये वाला बिट ऑन है। तो 64 प्लस, सही है, 16 प्लस कितने हो गए, 72 प्लस 4 76, और ये प्लस 1, ठीक है। तो बेसिकली 77 आ जाएगा। 64 प्लस 16 74 84 80 84 85 85, सॉरी, इनको हम लोग प्लस करेंगे तो ये 85 नंबर बनेगा। तो बेसिकली ये जो नंबर है हमारे पास बाइनरी का, ये क्या बन रहा है, ये 85 बन रहा है, सही है। इसको हम कैलकुलेट अगर करें तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि हम लोग राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और इस तरीके से 1 2 4 8 16 32 64, ये हमारे पास पोजीशंस आ गई। जो जो पोजीशंस हमारे पास, जो जो बिट्स ऑन है उनकी पोजीशंस को हम प्लस कर देंगे, सही है। 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, ठीक है, 74 और 80 84 85 बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 85 नंबर है। तो आप लोगों को अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर्स में इस लैंग्वेज में हमारे पास बात हो रही चल रही होती है, कम्युनिकेशन हो रही थी बाइनरी में, ये हमारे पास बाइनरी है। और अभी जो हमने कन्वर्जन किया इस बाइनरी का अपनी ज़ुबान में, तो बेसिकली हमारे पास जो नंबर है, हमारी ज़ुबान का जो नंबर है, हम क्या कह रहे होते हैं, डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा मैंने कंप्यूटर साइंस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया आप लोगों को, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का। और बाइनरी होता क्या है, सही है, तो मैंने आपको बता दिया, ये कंप्यूटर्स की ज़ुबान है और ये हमारी ज़ुबान है जिसमें हमारा 85 नंबर बन रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम वापस चलते हैं अपने उस पर, बिटवाइज नॉट पे। तो बेसिकली बिटवाइज नॉट क्या कर रहा होता है कि जो हमारे पास नंबर है, ये 5 नंबर है,
5 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ बाइनरी में, तो बाइनरी में ये 5 का नंबर क्या बन रहा है, 0101। अगर मैं इसको देखूँ, क्या ये 0101 5 बन रहा है? तो अभी चेक कर लेते हैं, इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। बिल्कुल ज़रूर बन रहा होगा। तो अगर मैं 5 को कन्वर्ट करूँ बाइनरी में 0101, ठीक है, ये बनना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक मरतबा। तो हमारे पास यहाँ पे होता है 1 2 4 और 8। तो 4 और 1 को हम अगर प्लस करेंगे तो 5 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बिल्कुल बाइनरी में यही आ रहा है। ठीक, सही है। अब मैं यहाँ पे इसको शो कराने के लिए यहाँ पे एक्स को भी प्रिंट करा के भी देख लेता हूँ। सॉरी, बाइनरी के फंक्शन के अंदर हमें एक्स देना पड़ेगा। सही है। तो मैंने क्या किया, अभी इफ और इस एक सेकंड के लिए इस लाइन को हटा देते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है। तो किसने क्या दे दिया, 101। सही है। तो 101 हमारे पास ये वाला नंबर आ गया है। 101 का मतलब बाइनरी में क्या है, 5। सही है। 0 को हमने हटा सकते हैं। आप अगर 5 लिख रहे हो और 5 से पहले 0 लिख रहे हो तो आप इसको 05 नहीं पढ़ोगे, 5 ही पढ़ोगे। सही है। तो अगर मैं 56 का नंबर ले रहा हूँ तो 56 से पहले अगर हमने 0 लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 56 ही है वो, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग इसको कह सकते हैं 101 के नंबर को क्या कह सकते हैं, 0101 अगर है तो इसका मतलब वो 5 है। तो इस वाले 0 को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 से पहले 0 लगा दूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको 5 पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आउटपुट आया, 101। 101 मतलब के 5। और ये 0 भी क्या है, 0 भी बेसिकली हमें ये बता रहा है कि ये बेसिकली बाइनरी नंबर है, बाइनरी डिजिट है। 101 हमारे पास हमारी लैंग्वेज वाला 101 नहीं है, ये बाइनरी डिजिट है। सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि इस बाइनरी के फंक्शन ने क्या किया कि इस जो हमारे पास x की वैल्यू है, ये क्या बोल रहा है, रिटर्न द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। क्या करता है, रिटर्न द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर। इसके अंदर कोई इंटीजर हम लोग देंगे, ये क्या रिटर्न करेगा, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे देगा कि भाई ये इंटीजर इस बाइनरी के बराबर है। तो हमने 5 इसको पास किया, यानी कि 5 x में डाला, 5 x के अंदर 5 स्टोर किया और x को हमने इसके अंदर पास किया, तो इस फंक्शन ने हमें 101 दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब बाइनरी नोट की बात कर लेते हैं। अब देखें, बिट वाइज नॉट क्या कर रहा है, बिट वाइज नॉट ये कर रहा है कि जो हमारे बिट्स हैं उनको इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट्स द बिट्स ऑफ अ नंबर। यानी एक बाइनरी नंबर अगर मेरे पास है तो उसके जो बिट्स हैं ना हमारे पास, उसको वो इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट मतलब कि उल्टा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 0101। अभी हमने देखा ये 5 के बराबर होता है ना। तो इसके बिट्स को उल्टा कर देता है। उल्टा मतलब एक एक बिट को पकड़ के इसको फ्लिप कर दो। 0 को पकड़ा 1 कर दिया, 1 को पकड़ा 0 कर दिया, 0 को पकड़ के 1 कर दिया और 1 इस वाले 1 को पकड़ के 0 कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लिप हो गया। ठीक है। तो जब हमने इसको फ्लिप किया, जब हमने इसे बिट वाइज नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया, तो इसने क्या किया, वाई सॉरी एक्स को पकड़ा, एक्स का बाइनरी निकाला और बाइनरी निकाल के इसने क्या किया, इसको फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने पे क्या आ रहा है, 1010। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँगा तो आप लोग देखोगे, अगर मैं यहाँ पे वाई को प्रिंट करूँ, वाई को अगर मैं प्रिंट करूँ तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ये 1010 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, डबल 10 आ रहा है, जो कि गलत है ना। अब मैं बताता हूँ ये क्यों हो रहा है। तो हमने बिट्स को फ्लिप कर दिया, लेकिन फ्लिप करने के बाद यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, बट इन टूज कॉम्प्लीमेंट। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि बिट्स को फ्लिप करके +1 कर दो। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे वाई को भी प्रिंट कर देता हूँ और अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या आउटपुट आ रहा है। अच्छा, मैंने सिंटेक्स में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मुझे एक और कॉमा देना पड़ेगा। अब इसको रन करता है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये y इज इक्वल्स टू -6, यानी कि y की वैल्यू क्या है, जब हमने बिट्स को फ्लिप किया इस ऑपरेटर के थ्रू, ये टिल्डा होता है। सही है। आई थिंक इसको टिल्डा कह रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, टैब के ऊपर वाली की है ये। तो जब हमने x के साथ इसको लिखा और y के अंदर स्टोर कराया, तो y को प्रिंट कराया, तो y -6 आ रहा है। कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ आपको, y -6 कैसे आया मैं बताता हूँ। हमने क्या किया, बिट्स को फ्लिप किया, फ्लिप करने के बाद बिट्स को ये आ गया, बाइनरी में क्या बन गया, 1010। अब इस 1010 को हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कैसे आएगा। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, 1010 का क्या लेना है, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि बिट्स को फ्लिप करो और ऐड कर दो 1 को, 1 उसमें। सही है। तो वापस से बिट को फ्लिप करता है, 0 1 0 1
और ऐड कर दो 1। सही है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस क्या करता है, बिट्स को फ्लिप करता है और ऐड कर देता है उसमें 1। अब बाइनरी में एडिशन कैसे होगी, 1 + 1 2 तो नहीं होगा, है ना। तो बाइनरी में अगर आप 1 और 1 को ऐड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ये 10। 10 कह लो या 1 0 कह लो, बात बराबर है। तो 1 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं बाइनरी में तो 10 आता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, वो 0 और कैरी चला गया 1 ऊपर इधर, और यही कैरी इधर नीचे उतर गया, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 0 उतर गया। सही है, तो 1 और 1 को ऐड किया, 0 आया, 1 कैरी किया, 1 नीचे उतरा, ये वाला 1 नीचे उतरा, ये वाला 0 नीचे उतरा। तो अब आप लोग देखो ये क्या आ गया, 0 1 1 0, यही आ गया हमारे पास, जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अगर मैं इसका 0 यहाँ से डिस्कार्ड कर दूँ, तो 0 इसकी वैल्यू डिस्कार्ड कर दूँ तो आ गया 1 1 0। सही, ये 1 1 0 आ गया। और इस 1 1 0 का मतलब क्या है, अगर मैं इसकी डेसिमल वैल्यू को चेक करूं तो क्या कह सकते हैं, ये है 1 1 वाली पोजीशन, ये 2 वाली पोजीशन, ये 4 वाली पोजीशन। तो 2 और 4 ऑन है, तो 2 और 4 को प्लस करो तो क्या आ गया, 6 आ गया 6 हमारे पास। और क्योंकि हमने इसको इन्वर्ट किए थे बिट्स को, तो इन्वर्ट करने से क्या हो रहा है, ये इसको हमने टूज कॉम्प्लीमेंट जब लिया, टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली नंबर का नेगेटिव निकाल लेता है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट जब हमने लिया तो ये यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया इसका। ठीक है, तो माइनस का 6 आ गया। सही है, तो ये जो 1 1 0 आ रहा है, ये बेसिकली कैसे आ रहा है, हमने 5 को क्या किया, इन्वर्ट किया, बिट्स को इन्वर्ट किया, और बिट्स को इन्वर्ट करने के बाद इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया, 2s कॉम्प्लीमेंट। सही है, ये एक और कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का, टूज कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको जो पढ़ाया है, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, इसका हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया है। टूज कॉम्प्लीमेंट का क्या प्रोसेस है कि आपका जो भी नंबर है बाइनरी का, उसका इन्वर्ट करो, उसको उल्टा करो बिट्स को, और +1 कर दो। +1 जब हमने किया तो वहाँ पास 1 1 0 आ गया। 1 1 0 किसके बराबर है, 6 के। और माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 6 आ रहा है, हमने y को प्रिंट किया तो -6 आ रहा है, और y का बाइनरी लिया, बाइनरी में जब हमने y को बाइनरी के फंक्शन के अंदर भेजा तो इसने क्या दे दिया, 1 1 0। सही है, और माइनस का साइन लगा के दे दिया। ऊपर हमारे पास जो आ रहा था, अगर मैं x को प्रिंट करूँ यहाँ पे, अगर मैं x को प्रिंट करूँ, सही है, अगर मैं यहाँ पे x को प्रिंट करूँ तो आप लोग देखना कि यहाँ पे x में प्लस प्लस दे रहा होगा, ये +x दे रहा होगा, मतलब कि x पॉजिटिव है। ठीक है, क्या दे रहा है, 0b101, यहाँ पे प्लस का साइन है, कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। और यहाँ पे जब हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, उसको बिट वाइज नॉट किया, तो बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट ये ले रहा है, और टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो 1 1 0 आ रहा है, मतलब बिट्स को इन्वर्ट किया फिर टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, बिट्स को इन्वर्ट किया, 1 0 1 0 आया, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये आ गया 1 1 0। और इसने, क्योंकि हमारे पास ये बिट्स को इन्वर्ट किया है हमने, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे से माइनस का साइन भी लगाया, क्योंकि ऑब्वियसली हमने उसको नेगेटिव बना दिया है। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद नंबर नेगेटिव हो जाता है, तो हमने इसको ये नेगेटिव साइन से शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे -6 आ गया। 5 का हमने जब बिट वाइज नॉट ऑपरेटर किया तो क्या आ गया, -6। और बाइनरी में अगर बोले तो इस तरीके से 1 1 0 और -0 भी ये दिखा रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है। सही है, नेगेटिव बाइनरी नंबर है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे ये वही उसको प्रिंट कर दिया है, बाइनरी एक्स को प्रिंट किया तो ये आ गया हमारे पास बाइनरी एक्स। एक्स में क्या था, 5 था, तो 5 हमारे पास बाइनरी में 101 होता है। सही है। और टाइप ऑफ बाइन, अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों कह रहे हैं, स्ट्रिंग इसलिए कह रहा है कि जो बाइनरी का नंबर, बाइनरी का फंक्शन है बेसिकली, वो क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है क्या, वो रिटर्न कर रहा है एक बाइनरी नंबर। लेकिन वो बाइनरी नंबर जो है वो एक्चुअल में स्ट्रिंग है। किसके बीच दे रहा है ये, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, ये बेसिकली स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, इसलिए ये स्ट्रिंग बता रहा है कि भाई इसकी टाइप स्ट्रिंग है वो एक्चुअल में बाइनरी नंबर, लेकिन किस इनकोडिंग में है, किस डेटा टाइप के अंदर आ रहा है, वो स्ट्रिंग की डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन लोगों ने सिर्फ इसको प्रिंट किया हुआ है। दो तरीके होते हैं, हम लोग अभी हमने देखे कि अगर एक नंबर है x, एक नंबर है x में क्या स्टोर है, x में, अच्छा एक और चीज़, x हमने हमने पहले पिछले ब्लॉक के अंदर क्या स्टोर कराया था, 5 स्टोर कराया था। तो अगर हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे तो इसकी कोलैब की एक अच्छी बात ये है कि अलग अलग ब्लॉक्स हैं, लेकिन जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक x स्टोर करवा रहा हूँ तो मैं नीचे वाले ब्लॉक के अंदर उस x को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि कैसे, यही इसकी खूब ख़ास बात है
कि हम डायरेक्ट वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो पिछले ब्लॉक्स में डिफाइन हुआ हुआ है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि अगर मैं यहाँ से x ये पूरा कोड हटाऊँ, उसको रन करूँ, और अब मैं यहाँ पे आऊँ और अब मैं इस कोड को रन करूँ, तो अभी भी ये x ले रहा है, सही है। लेकिन जब आप पहली मर्तबा इस कोलैब को खोलोगे और डायरेक्टली अगर आपने ये रन कर लिया तो पिछले वाले ब्लॉक्स रन नहीं हुए वो होंगे, तो यहाँ पे वो एरर देगा। तो ज़रूरी है कि आप लाइन से रन करते हुए आओ ताकि x स्टोर हो जाए, सही है। अगर आप डायरेक्ट आके ये वाला ब्लॉक रन करोगे नीचे वाला तो उसको x मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे x कोड लिखा हुआ तो है लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेमोरी में x है नहीं अभी, सही है। तो मैंने इसको रन किया, अब मैं इसको नीचे जब रन करूँगा तो ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। यहाँ पे इस कोड में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि x के अंदर जो वैल्यू 5 है उसको हम नम के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ये टाइप हिंटिंग हुई हुई है, टाइप हिंट हुई हुई है, सही है। मतलब ये बता हम एक तरीके से हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिखने के इंटीजर है, नम के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई। नम को अब हम कैसे दो तरीके से आउटपुट कर सकते हैं। अगर हमें बाइनरी में चाहिए तो एक तो हमारे पास फॉर्मेट का फंक्शन होता है जिसमें हम बेसिकली क्या दो पैरामीटर्स दे रहे होते हैं, एक वैल्यू दे रहे होते हैं, और जिस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करके उसको दिखाना है वो दे रहे होते हैं। यानी हमने नम दे दिया, सही है। नम में क्या है? 5 है, ठीक है। नम में क्या है? 5 है, और हमने बता दिया कि इसको भाई बाइनरी में हमें देखना है, तो बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन देखनी है इसकी। तो या तो हम इस तरीके से बिन का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम इस तरीके से फॉर्मेट का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम लोग एक और होता है इसमें लिटरल एफ स्ट्रिंग कह रहे होते हैं। इसमें एफ लगाते हैं यहाँ पे शुरू में, इन्वर्टेड कॉमर्स देते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग नम का वेरिएबल देंगे और कॉलन लगाएंगे और बी दे देंगे। बी क्या दिखा रहा है कि ये बाइनरी का नंबर है, सही है। तो 101 यहाँ पे आउटपुट आ गया, ठीक है। अच्छा, आप आगे चलते हैं हम लोग और बाइनरी ऑपरेटर्स पर आ रहे थे। तो ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। एक बिटवाइज नॉट हमने पढ़ा जिसमें टूज कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, इन्वर्ट करके टूज कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे। लॉजिकल नॉट पढ़ा जिसमें हम लोग ट्रू और फॉल्स जो बूलियन के वेरिएबल्स हैं रिवर्स कर देता है उसको, ये सही है। और नेगेटिव पढ़ा, नेगेटिव में जो हमारे पास नंबर है बेसिकली जो ऑपरेंड है उसका साइन चेंज कर देता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उल्टा कर देगा, ठीक है। अब आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स पे। बाइनरी ऑपरेटर्स जैसे मैंने बताया टू ऑपरेंड्स पे काम कर रहा होता है, सही है, और टू थिंग्स के बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है ये, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर कंपेरिजन ऑपरेटर्स, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर असाइन ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। इसमें हमारे पास बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है। जो तीन हमारे पास अलग से हैं उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे कोड में। सबसे पहले हमारे पास है एक वेरिएबल लिया जिसको 10 असाइन कर दिया, एक वेरिएबल बी लिया जिसमें हमने 3 असाइन कर दिया। ए के अंदर 10 स्टोर है, बी के अंदर 3 स्टोर है। अगर मैं ए प्लस बी करूँगा तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि ए प्लस बी का मतलब है 10 प्लस 3, और 10 प्लस 3 का मतलब 13 हो गया। माइनस का मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। डिवाइड पे आते हैं। अब डिवाइड में क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे थोड़ी बात इंटरेस्टिंग होती है। डिवाइड में हमारे पास अगर मैं एक ही वैल्यू लूँ, ए 10 है और बी है 3, तो अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूँगा तो बस क्या वैल्यू आएगी? 3.3। कैसे? अभी देख लेते हैं। हम अपनी ड्राइंग्स में आते हैं और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो सब कुछ इरेज कर दूँगा। तो अगर मैं 10 लूँ और 10 को डिवाइड करूँ 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 होता है हमारे पास, सही है, और एक रिमाइंडर बच जाएगा, सही है। अब जो प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास ये जो ये वाली वैल्यू है इसको हम क्वोशंट कह रहे होते हैं। मैथ्स में हम लोग इसको क्या कह रहे होते हैं? ये क्वोशंट है। अगर मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिखा दूँ तो ये हमारे पास क्वोशंट है, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, और ये रिमाइंडर है जो बच रहा है ये, सही है। ये हमारे पास रिमाइंडर है, ठीक है। तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बच गया, और यहाँ पे 3 क्या था? डिवाइज़र था हमारे पास, और 10 डिविडेंड था, और क्वोशंट 3। तो ये वाला बेसिकली हमारे पास आंसर होता है, लेकिन ये अभी पूरा फुली डिवाइड नहीं हुआ है। तो पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं 10 को 3 से, तो अगर उस वेरिएबल की टाइप फ्लोट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि पूरा उसको डिवाइड करेगा और पॉइंट्स में भी वैल्यू ले जाएगा आगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगाएगा, और पॉइंट लगाने से यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जब पॉइंट लग गया उसके बाद 3 वापस से 3 3 का 9 होगा, और यहाँ पे वापस से 1 रिमाइंडर बच जाएगा, सही है। फिर यहाँ पे ये एक और 3 3 का 9 करेगा और यहाँ पे 0 लगाएगा, तो यहाँ पे फिर 9 आ जाएगा और फिर 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, 3.333 चलता रहेगा, ठीक है।
तो ये जो 3.33 नंबर आया है, बेसिकली इसको वो आंसर दे देगा कुछ पॉइंट में जाके। अगर वो डिवीजन इनफाइनाइट, जैसे कि ये वाला डिवीजन इनफाइनाइट चलता रहेगा, 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा, फिर ऐसे ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो कुछ पॉइंट्स के बाद, क्योंकि ऐसे तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, तो इसलिए पाइथन क्या करता है या कोई भी लैंग्वेज क्या करती है कि उसकी सेटिंग हुई भी होती है कि अगर इतने पॉइंट्स रीच हो जाए तो उसके बाद वो डिवीजन स्टॉप कर दे और जो आंसर है वही जाके वो दिखा देगा। सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर इसने कितने पॉइंट्स के बाद दिया, 3.3333 इतनी मरतबा करके इसने आखिर में 5 दिखा दिया। ठीक है। तो इसने एग्जैक्ट आंसर जो जितना इसके जितना प्रिसीजन ये दे सकता था, जितने डिजिट्स तक ये जा सकता था, उतना उसने दिया और उसने आगे का डिस्कार्ड कर दिया। एनीवेज, तो ये हम कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट ये हमें क्वेश्चन दे रहा है, आंसर दे रहा है। ठीक है। तो ये तो हमारा डिवाइड का हो गया। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये फुली डिवाइड हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 2 से, तो पहली मरतबा वही रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये 2 आंसर हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ कि इसका जो नेक्स्ट वाला ऑपरेटर है, कौन सा, फ्लोर डिवीजन, तो ये क्या करता है, फ्लोर डिवीजन ये करता है कि अभी हमने देखा कि 10 को डिवाइड किया 3 से तो ये 3.333 आ रहा था, लेकिन फ्लोर डिवीजन क्या करेगा कि 10 को जब डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसको वो डिस्कार्ड कर देगा और वैल्यू को फ्लोर कर देगा। एक होता है सीलिंग, एक होता है फ्लोर। फ्लोर का मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो फ्लोर का मतलब ज़मीन होता है, सीलिंग का मतलब क्या होता है, एक होता है सीलिंग फंक्शन, एक होता है फ्लोर फंक्शन। तो सीलिंग का फंक्शन क्या होता है, सीलिंग क्या होता है अगर हम इंग्लिश में देखें, छत को कहते हैं, रूफ को कह सकते हैं। सही है, घर की छत। और जो हमारे पास फ्लोर है, फ्लोर का फंक्शन हम ज़मीन को कहते हैं। तो ज़मीन का मतलब क्या है, नीचे। सही है। तो इसने क्या किया, इसने वैल्यू को 3.3 को फ्लोर कर दिया। 3.3 से नीचे जो भी होल नंबर है, होल नंबर मतलब जो भी पूरा पूरा एक डेसिमल नंबर है, उसने वो कर दिया। अगर मैं इसको सीलिंग कहूँगा तो सीलिंग का मतलब ये है कि 3.3 से बड़ा नंबर यानी कि 4, तो ये 4 हो जाता। लेकिन इसने क्या किया, फ्लोर डिवीजन क्या कर रहा है कि पॉइंट की वैल्यू को हटा के जो भी उससे लेस होल नंबर है, उससे कम वाला होल नंबर 2 नहीं करेगा या 3 करेगा। 3.3 से कम क्या है, 3.0, तो इसने 3 कर दिया। सही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये फ्लोर डिवीजन हो रहा है। तो ये डबल स्लैश का मतलब क्या है कि फ्लोर डिवीजन हो रही है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में अगर 0.333 आ रहा है तो वो उसको इग्नोर कर देगा और फ्लोर कर देगा। फ्लोर करके वो जो भी इससे कम नंबर होगा वो कर देगा। ठीक है। फ्लोर डिवीजन हो गई। उसके बाद मॉड्यूलस रिमाइंडर की बात कर लेते हैं, बहुत यूज़र होता है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास इसका अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैं 10 की बात कर लेते हैं, 10 और 3 हमने लिया हुआ है अभी वेरिएबल्स के अंदर। तो अगर मैं रिमाइंडर की बात करूँ, रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या कर होता है, 3 3 9 और 3 3 9 में हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो ये जो 1 है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है। ये 1 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने मुझे 1 आंसर दे दिया। ठीक है। तो ये क्या कर रहा होता है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस वाला क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा होता है वो हमारे पास रिटर्न कर देता है। तो a%b का मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमने लगाया ऑपरेंड्स के ऊपर, और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचा, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 से मैं डिवाइड करूँ तो 5 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 बचेगा, 5 2 10 हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 बचेगा तो यहाँ पे ये 0 दे देता। सही है, फिर यहाँ पे 0 आ जाता। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मॉड्यूलस रिमाइंडर ऑपरेटर। फिर हमारे पास होता है एक्सपोनेंशिएशन। ये तो बहुत सिंपल है। हमारे पास ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से डबल ये आएगा। इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो डबल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है। तो ए की पावर 10। ठीक है। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या होगा कि ए की पावर बी, ए में क्या है 10 और बी में क्या है 3, तो 10 की पावर 3। सही है। तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 बार 10 को मल्टीप्लाई कर दो। सही है। इस 10 सॉरी 3 बार हम लोग 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, 10 × 10 × 10। सही है। तो ये क्या हो गया, 1000। तो एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या है, सिंपली जो भी पहला वाला ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेंड है, जो भी पहला वाला ऑपरेंड है उस पे पावर लगा दो दूसरे वाले ऑपरेंड की। यानी कि पहला वाला ऑपरेंड यहाँ पे ए है, 10 है, दूसरा वाला क्या है 3 है,
तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये हमारे पास 1000 के बराबर आ गया। सही है, तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशिएशन का ऑपरेटर आ गया। आगे चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये भी बहुत इजी हैं और ये हम एक्चुअली पढ़ के आ चुके हैं, तो इनको भी मैं जल्दी जल्दी करूँगा, थोड़ा समझाऊँगा। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमने पढ़ चुके हैं ये, जब हम फर्स्ट क्वार्टर में थे। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए, एक 10 का, एक्स के अंदर 10 असाइन कर दिया, वाई के अंदर 5 असाइन कर दिया। फिर प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर हमने इनको बारी बारी एक एक वेरिएबल को हमने बारी बारी एक एक ऑपरेटर को हमने टेस्ट किया है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसने क्या किया, x इज इक्वल्स टू। अब ये कौन सा ऑपरेटर है? ये है हमारे पास इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, ये इक्वालिटी चेक कर रहा होता है, दोनों की वैल्यू बराबर है। अगर बराबर है तो ये ट्रू दे देगा, अगर बराबर नहीं है तो ये फॉल्स दे देगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एक में x में 10 है, y में 5 है, तो इसने फॉल्स दे दिया। ये क्या चेक कर रहा है? नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। सही है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या कर रहा है भाई? सिंपल ये चेक कर रहा है कि क्या ये दोनों बराबर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसने ट्रू दे दिया। बराबर नहीं है ना भाई, देखें x में 10 है और y में 5 है, ऐसा ही है ना, x में 10 है, y में 5 है, बराबर नहीं है ये। तो हाँ, ये बराबर नहीं है, इसने ट्रू दे दिया। सही है, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई एक तरीके से, दोनों बराबर आपस में नहीं है, तो ट्रू हो गई ये कंडीशन। यही तो चेक कर रहे हैं कि बराबर नहीं है। हाँ, बराबर नहीं है ये दोनों, तो ट्रू हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेटर देन और लेस देन की बात आ जाती है। तो ये वाला ऑपरेटर हमारे पास होता है ग्रेटर देन का, और इसको मैं हमेशा ऐसे याद करता हूँ कि जो लेस की जो स्पेलिंग में एल आता है शुरू में, अगर आप लेस ऑपरेटर की बात करें तो लेस वाला ऑपरेटर में जो उसका वर्ड है एल, तो ये हमारे पास जो ऑपरेटर है, ये हम एल से इसको कह सकते हैं कि ये एल से थोड़ा सा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और बेसिकली यहाँ पे मैं बनाऊँ इसको, इस ऑपरेटर को, लेस देन के ऑपरेटर को, तो ये इस तरीके से होता है, तो ये एल से थोड़ा सा मिल रहा है। सही है, तो मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है इसको बचपन से। आप लोग चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, ये लेस का ऑपरेटर है और दूसरा वाला जो होगा वो ग्रेटर का हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन में हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या x बड़ा है y से? x बिल्कुल बड़ा है y से, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। और क्या x छोटा है y से? तो नहीं, x बड़ा है, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि x हमारे पास क्या है, छोटा है y से। अच्छा, अब हम इक्वल टू की बात कर लेते हैं। ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये है लेस देन और इक्वल टू। सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करता है कि अगर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो भी ये ट्रू दे देगा। क्यों? क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं क्या 5 बड़ा या इक्वल है 5 के। तो हाँ, ये इक्वल है 5 के। सही है, तो 5 या 5 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी यहाँ पे, तो वो बड़ी होगी 5 से, तो यहाँ पे ये ट्रू दे देगा। सही है, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर मैं इधर आऊँ और 5, सही है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या ये कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है, 5 बड़ा है 4 से। सही है, और अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये भी कंडीशन ट्रू है, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन तो नहीं ट्रू है, लेकिन और इक्वल टू की कंडीशन ट्रू हो गई, यानी इक्वल है ये। तो या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अब बड़ा तो नहीं है 5, लेकिन इक्वल है, तो इक्वल है इसलिए ये ट्रू हो गया। सही है, हाँ, अगर यहाँ पे 6 आ जाए तो ना ये वाला 5 बड़ा है इससे, ना ये इसके इक्वल है, तो फिर यहाँ पे फॉल्स हो जाता। सही है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चेक कर रहा होता है कि लेफ्ट वाली जो चीज़ है वो या तो बड़ी होनी चाहिए राइट वाली से, या इक्वल होनी चाहिए राइट वाली साइड के। ठीक है, तो वो ट्रू दे देगा। और अगर लेफ्ट वाली चीज़ छोटी हो गई राइट वाली साइड से तो वो फॉल्स दे देगा। सही है, इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू का भी यही कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट वाली चीज़ छोटी होनी चाहिए राइट वाली चीज़ से, या इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट वाली चीज़ बड़ी हो गई राइट वाली चीज़ से तो फिर क्या हो जाएगा, वो फॉल्स दे देगा। सही है, तो लेस देन और इक्वल टू मतलब या तो छोटा हो, लेफ्ट वाला या तो छोटा हो तो ट्रू आएगा, या इक्वल हो तो ट्रू आएगा। सही है, तो यहाँ पे इसे फॉल्स दे दिया क्योंकि x हमारे पास 10 है और y 5 है, तो 10 ऑब्वियसली लेफ्ट वाली चीज़ ऑब्वियसली बड़ी हो गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, लॉजिकल एंड और लॉजिकल
और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे बस सिंपल हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास बूलियन के वेरिएबल्स पे लगे होता है, और बूलियन के वेरिएबल्स हमारे पास ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं। तो अगर मैं एक्स और एंड वाई करूँ, इसका आसान तरीका होता है याद करने का, एक ट्रुथ टेबल होता है हमारे पास, एक मैं दिखा देता हूँ वो ट्रुथ टेबल। ये एंड का ऑपरेटर है, 0 का मतलब है फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू। अगर ए फॉल्स है और बी फॉल्स है तो क्या 0 हो जाएगा। अगर ए फॉल्स है और बी ट्रू है तो 0 हो जाएगा। अगर ए ट्रू है बी फॉल्स है तो 0। अगर ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है तो दोनों ट्रू हो जाएगा। इसको आसान तरीका है याद करने का, एंड को हम ऐसे कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 1। यानी कि एंड की कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अगर दोनों के दोनों ऑपरेंट्स ट्रू होंगे, दोनों के दोनों ऑपरेंट्स ट्रू होंगे तभी सिर्फ ट्रू आएगा, और किसी कंडीशन में फॉल्स ही आएगा। या तो दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स है। अगर कोई भी एक फॉल्स है, या तो ए फॉल्स है या बी फॉल्स है, तो ये डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पे ट्रू है या नहीं। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। ये एंड की लॉजिक ये है, सही है। तो मल्टीप्लिकेशन से इसको हम याद कर सकते हैं कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही आती है। आप कह सकते हो कोई भी चीज़ फॉल्स से मल्टीप्लाई होगी तो वो फॉल्स ही आएगी, ठीक है। और और अगर दोनों जगह हमारे पास ट्रू आ गया या दोनों जगह 1 आ गया तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का हम याद कर सकते हैं, और इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर एक भी 0 आ गया या एक भी फॉल्स आ गया, दोनों में से कोई एक, तो वो उसका एंड रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें और की, और ऑपरेटर भी बहुत इजी है। और ऑपरेटर में हम कह सकते हैं एडिशन, सही है। तो एडिशन कह सकते हैं 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, ठीक है। तो अगर मैं 2 0 को प्लस करूं यानी दोनों फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो एंड रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। और अगर दोनों ही ट्रू है तो ऑब्वियसली दोनों क्या आएगा ट्रू आएगा। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक ट्रू है तो एंड रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा। तो एंड का शॉर्टकट क्या है, दोनों में से कोई भी एक 0 है या फॉल्स है तो एंड रिजल्ट फॉल्स आएगा। और में हम क्या कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक, दोनों ऑपरेंट्स में से कोई भी एक क्या है ट्रू है तो एंड रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि इसमें तो बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूँ, एक्स में क्या है ट्रू, वाई में फॉल्स, तो एक्स एंड वाई फॉल्स हो गया, और एक्स और वाई ट्रू हो गया। दोनों में से कोई एक भी ट्रू था तो ट्रू हो गया, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो एंड में हम फॉल्स कर देंगे। और नॉट एक्स का मतलब तो सिंपल हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो भी एक्स में हमारे पास वैल्यू है उसका उलट हो जाएगा। एक्स में क्या है ट्रू, तो ट्रू का उलट फॉल्स हो गया, तो नॉट एक्स हमारे पास फॉल्स आ गया, सही है। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि ये तो बहुत सिंपल है, हमारे सिर्फ इसमें 2 ऑपरेंड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूँ कि एक सेकंड के लिए इसको मैं हटाता हूँ, और ये इन दोनों का रिजल्ट करो, और ये दोनों करने के बाद और एक्स, सही है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट्स को तरजीह दी जाती है। जैसे मैथ्स जिन लोगों ने पढ़ी है उनको पता है कि ब्रैकेट्स पहले सॉल्व किए जाते हैं, फिर उसके बाद बाहर वाली चीज़। तो सबसे पहले इनर ब्रैकेट्स सॉल्व किए जाएंगे। इनर ब्रैकेट्स क्या है, ये एक्स एंड वाई। एक्स में क्या है ट्रू, वाई में क्या है फॉल्स। तो अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है और एंड ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या लॉजिक थी कि दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा, सही है। तो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स आया, यानी इस वाले ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया, सही है। और फॉल्स को अब हम किससे करेंगे, इस एक्स के साथ, फॉल्स और एक्स। एक्स में क्या है, एक्स में क्या है ट्रू, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स और ट्रू का आंसर क्या आएगा, दोनों में से और ऑपरेशन कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी ट्रू होगा, कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा। तो फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू का आंसर क्या आएगा, फॉल्स और ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू का आंसर ट्रू आएगा, सही है। तो मैं इसको रन करके देखता है, तो फॉल्स और ट्रू का आंसर ट्रू आ गया, सही है। तो इस पूरे का क्या आ गया, आंसर ट्रू आ गया। तो सबसे पहले जब भी ऐसे कोई स्टेटमेंट आ जाए, या और भी कुछ इस तरीके से आ जाए कि एक और ब्रैकेट यहाँ पे दे दिया हो
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इनर ब्रैकेट इस्तेमाल यूज़ करेंगे और इनर ब्रैकेट को हम लोग इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले इनर वैल्यूट, अब इसमें दो इनर ब्रैकेट्स हैं, एक ये भी है और एक ये भी। तो सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट है सब उसका आप आंसर निकालो और उसको याद कर लो कि इसका आंसर ये है। यहाँ पे लिख दो, रफ में लिख दो कि भाई इसका आंसर मैंने ये निकाला है। फिर जो उसके बाहर वाला ब्रैकेट है उनको सॉल्व करो। अब इसमें क्या होगा, एक्स एंड वाई को हम सॉल्व करेंगे। एक्स एंड वाई का जो आंसर आएगा उसको हम इस एक्स के साथ सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको हम इस पूरे के साथ एक्स के साथ एंड करेंगे। समझ आई बात? तो सबसे पहले हमने इनर ब्रैकेट किया, फिर उससे बाहर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर उसके बाहर वाले। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं, आप लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनर ब्रैकेट सबसे पहले इस्तेमाल करें। बॉड मास का रूल इसमें भी लगता है। इनर ब्रैकेट का इस्तेमाल, इनर ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत ईजी हैं। सही है, हमारे पास सबसे पहले एक होता है इक्वल टू का, जिसमें हम बेसिकली असाइन कर रहे होते हैं वेरिएबल को। ये हम बहुत यूज़ कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा हमने यही यूज़ किया बेसिकली। तो ये वाला ऑपरेटर सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। उसके बाद हमारे पास होता है प्लस इक्वल टू का, फिर माइनस इक्वल टू का, फिर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, फिर डिवीजन इक्वल टू और फ्लोट डिवीजन इक्वल टू। तो अब देख लेते हैं सबको बारी बारी। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे सिंपली एक्स को हमने 5 असाइन कर दिया और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, x प्लस इक्वल टू 3। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, यानी x को हम इक्वल कर रहे हैं x प्लस 3 के, यानी x प्लस 3 करो, जो भी आंसर आए उसको स्टोर कर दो वापस x में ही। सही है, तो ये हो गया प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर। तो x प्लस 3 किया, x प्लस 3 कितना होता है, 5 में x के अंदर 5 है और 3, 5 प्लस 3 8। 8 आंसर आया, 8 को हम किस में स्टोर कर देंगे, वापस x में। तो अब जब हम इसको प्रिंट करने जाएंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही है। अच्छा, इसी को इस सेम यही पैटर्न हमारे पास हर ऑपरेटर के लिए है। माइनस इक्वल टू में क्या होगा, x इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। मल्टीप्लाई में क्या होगा, x इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 3। डिवाइड में क्या होगा, x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3। और फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, फ्लोर डिवीजन में होगा x इक्वल्स टू एक्स डबल डिवीजन का साइन, मतलब डबल स्लैश और 3। अब इसमें क्या होगा, अब माइनस के लिए सिंपल है, जो भी वैल्यू है x की उसको माइनस करो 3 से और वापस से स्टोर कर दो 3 x में। तो x माइनस 3 कितना था, x अब कितना हो गया था, 8 हो गया था। लास्ट हमने जब ऐड किया था, ऐड करने के बाद कितना हो गया था, वो 8 हो गया था, है ना। तो 8 में से माइनस अगर हम करें 3 को तो 5 आ जाएगा वापस से। तो वापस से यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर अब x कितना है, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 5 सीधा 15। तो यहाँ पे अब 15 आ जाएगा, x में स्टोर हो जाएगा 15। अब 15 को वापस से डिवाइड करते हैं 3 से, तो 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 5 15, 5 वापस आ जाएगा। तो वापस से 5 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे x के अंदर। सही है, और उसको हम प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लोर डिवीजन में बेसिकली क्या होता है कि x में अब क्या है, x में अब है बेसिकली, x में हमारे पास है क्या है, 5। लास्ट हमने क्या स्टोर किया हुआ है, 5। 15 को 3 से डिवाइड किया था तो 5 आ गया। अब 5 डिवाइडेड बाय 3। तो फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर मैं 5 डिवाइड बाई 3 करूँगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा या क्वोशंट आएगा वो क्या होगा, वो पॉइंट्स में आ रहा होगा। किस में आ रहा होगा, पॉइंट में आ रहा होगा। ऐसा ही है ना, अगर मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, सही है, तो 3 1 ज़ा 3 और 2 रिमाइंडर बच गया, और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे और 0 लगाएंगे, फिर 3 6 ज़ा 18 और यहाँ पे 18, फिर 2 बचेगा। तो ये चलता रहेगा। तो 1.6, तो ये 1.6 जो आ रहा है ना, फ्लोर क्या करेगा, इसको 1.6 से छोटी वाली वैल्यू, छोटी वाली होल वैल्यू ले लेगा और 1 ले लेगा। तो ये 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे यही होगा कि फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करो, x को डिवाइड करो 3 से, और जो भी पॉइंट में वैल्यू आ रही है इसको डिस्कार्ड करके, इसको डिलीट करके होल नंबर वाली वैल्यू को स्टोर कर दो x में। तो यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। सही है, तो आउटपुट 1 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो कि आउटपुट 1 आ गया एंड में। सही है, तो ये था इस तरीके से। क्यों यूज़ करें, रीडेबिलिटी एफिशिएंसी के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। कॉमन प्रैक्टिस है, एफिशिएंसी है, रीडेबिलिटी। सही है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आप लोगों को देखने में कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अकल लड़ाओ, अकल से सोचेंगे तो यहाँ पे हमें याद आ जाएगा कि भाई ये तो क्या है, असाइनमेंट
ऑपरेटर, सही है। वही वैल्यू ये क्या कर रहा है, प्लस भी कर रहा है और प्लस करके उसी वेरिएबल के अंदर वापस से स्टोर कर रहा है, माइनस भी कर रहा है, माइनस करने के बाद उसी वेरिएबल को अपडेट कर रहा है, यानी कि उसी वेरिएबल में से माइनस कर रहा है और उसी को अपडेट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि प्लस माइनस भी कर रहा है और अपडेट भी कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है वॉलस ऑपरेटर, जो कि पाइथन 3.8 में आई है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या कर रहा होता है, असाइनमेंट और इवैल्यूएशन दोनों सिंगल एक्सप्रेशन में कर रहा होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, बेसिकली हमारे पास हमें पता है कि यूज़र इनपुट लेने के लिए हम इनपुट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनपुट के फंक्शन का, और एंटर अ नंबर। सही है, तो अगर मैं उसको रन करूँगा तो यहाँ पे मुझसे कि इनपुट लेगा, और इनपुट तो ये ले रहा है, असाइनमेंट ये कर रहा है, सही है, उसको इवेल्यूएट भी करेगा। अब ये इवेल्यूएट कैसे करेगा, ये क्या करेगा, ये वाली लाइन पे अगर आप लोग गौर करें, हमने एक वेरिएबल लिया यूज़र इनपुट का और उसमें वॉलस ऑपरेटर लगाया उसके आगे, और इनपुट एंटर अ नंबर। अब पहले ये इनपुट एंटर अ नंबर क्या करता है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक इनपुट लेगा, सही है, एक इनपुट लेगा, और इनपुट लेने के बाद, सही है, जब मैं यहाँ पे इसको अगर रन करूँ तो ये इस तरीके से एक ये वाली लाइन जो है ये इनपुट ले रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ, 4 या 3 या कुछ भी, तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होगी, ये जाके स्टोर हो जाएगी यूज़र इनपुट में, सही है, स्टोर तो हो जाएगी। स्टोर होने के बाद ये ऑपरेटर क्या करेगा कि जब वो स्टोर हो गई वैल्यू, तो उसको वो रिटर्न करेगा और वो चेक करेगा क्या ये वैल्यू ट्रूथी है। अब ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ हमने लास्ट वीडियो के अंदर डेटा टाइप्स के कोर्स में पढ़ी थी, डेटा टाइप्स के फोल्डर में पढ़ी थी, डेटा टाइप्स में हमने पढ़ी थी यहाँ पे ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़। तो अगर आप लोगों को याद है, बेसिकली कोई भी ट्रूथी वैल्यू को हम क्या कह सकते, ट्रूथी वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी नॉन एम्प्टी वैल्यू, सही है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, वो क्या हो सकती है, ये कोई भी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, ट्रूथी वैल्यू। इसी तरीके से कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर, यानी कि 8 9 10 1 2 -1 -2 -3, कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर यानी ज़ीरो नहीं हो जिसमें, वो हमारे पास ट्रूथी वैल्यू है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 डाल रहा हूँ तो 4 एक ट्रूथी वैल्यू है, तो ये चेक करेगा क्या ये ट्रूथी वैल्यू है या फॉल्सी वैल्यू है। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर नंबर किया, मैंने 4 डाला, अब मैं एंटर जब करूँगा तो ये वैल्यू स्टोर होगी यूज़र इनपुट में, और ये ऑपरेटर चेक करेगा क्या ये ट्रूथी वैल्यू है फॉल्सी वैल्यू, तो ये ट्रूथी वैल्यू है। तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा क्या ये यूज़र इनपुट एक डिजिट है, सही है, डिजिट है मतलब कोई नंबर है, ऐसा तो नहीं मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल रहा हूँ। अगर मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे तो वो है तो ट्रूथी वैल्यू, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये डिजिट नहीं है, सही है। तो ये वो चेक करेगा, अगर मैं 6 डाल रहा हूँ तो पहले वो चेक करेगा क्या ये ट्रूथी वैल्यू है, यूज़र इनपुट ये वॉलस ऑपरेटर चेक करेगा, हाँ ये ट्रूथी वैल्यू है, सही है। और फिर यहाँ पे वो चेक करेगा क्या ये डिजिट है, तो ये भी चेक करेगा हाँ ये डिजिट है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। अभी हमने पढ़ी थी लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर चले जाओ, यानी इस इफ के ब्लॉक के अंदर चले जाओ, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहली चीज़, वॉलस ऑपरेटर क्या कर रहा है कि वैल्यू असाइन भी कर रहा है यूज़र इनपुट को, और ये चेक भी कर रहा है कि क्या ये ट्रूथी वैल्यू है या नहीं। यहाँ पे अभी मैंने 6 डाला तो ये ट्रूथी वैल्यू है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एंड और ऑपरेटर जो हम पढ़ के आ चुके हैं, सही है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दो कंडीशंस को चेक कर रहा है, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो इन दोनों का आंसर फिर ट्रू आ जाएगा। और आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे इफ़ की कंडीशन में ट्रू आ गया तो इफ़ की कंडीशन क्या कर रही होती है कि अगर यहाँ पे इस पूरी कंडीशन का आंसर, इस पूरी की पूरी कंडीशन का आंसर, ओवरऑल आंसर अगर ट्रू है तो वो इफ़ के ब्लॉक के अंदर चले जाएगी। और अगर इस पूरी की पूरी कंडीशन का आंसर फॉल्स आ गया, इस पूरी कंडीशन का आंसर, फाइनल आंसर फॉल्स आ गया इस पूरी कंडीशन का, तो वो एल्स के ब्लॉक में चले जाएगी। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कि इफ एल्स हमारा उसी तरीके से काम कर रहा है जो हम टाइप्सक्रिप्ट में हम पढ़ के आ चुके हैं, कि इस पूरी कंडीशन का आंसर अगर ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो, फॉल्स है तो ये प्रिंट कर दो, सही है। तो ये यहाँ पे मैंने 3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट दिए, वॉलस ऑपरेटर का, और फिर एंड का, और फिर इफ एल्स का। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे अगर 6 डाल रहा हूँ तो ये मैं एंटर करता हूँ, तो अब ये मुझे इसने ये कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक फॉल्सी वैल्यू डालता हूँ, यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग डालता हूँ, क्या होता है देखते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डाली तो ये फॉल्सी वैल्यू हो गई। फॉल्सी वैल्यू जब हो गई तो इसका आंसर फॉल्स आया, और फॉल्स एंड, और यहाँ पे भी फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो फॉल्स एंड फॉल्स का आंसर फॉल्स आ गया।
तो इफ़ में अगर फॉल्स आ गया तो वो एल्स का ब्लॉक प्रिंट कर देगा, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, आगे चलता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब अच्छा, एक और चीज़, वॉललेस ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे वॉललेस ऑपरेटर लगाया है। ये वही कोड है जो वहाँ पे था, इफ़ की कंडीशन के अंदर वॉललेस ऑपरेटर लगा हुआ है। वॉललेस ऑपरेटर 2 लाइनों के कोड को सिंगल लाइन में कर दिया इसमें। जो काम हम लोग 2 लाइनों में करते थे इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से यूज़र इनपुट लिया, और यूज़र इनपुट लेने के बाद फिर हम उसको इफ़ के अंदर चेक कर रहे हैं कि क्या ये यूज़र इनपुट वैलिड है, सही है। सिर्फ यहाँ पे ये लिख दिया इफ़ के बाद, ये चेक कर रहा है कि भाई ये ट्रुथी है या फॉल्सी है, सही है। और यहाँ पे ये उसी तरीके से लिखा हुआ है कि ये डिजिट है या नहीं। तो ट्रुथी फॉल्सी हम चेक तो कर रहे हैं, लेकिन 2 लाइनों का कोड हो गया हमारा। तो ये वॉललेस ऑपरेटर एक ही लाइन में इफ़ के ब्लॉक के अंदर हमने डायरेक्ट इसको चेक कर लिया कि ये ट्रुथी है या फॉल्सी वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, तो आगे चलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा चुका है, तो इसको भी मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा करूँगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास मेमोरी लोकेशंस को चेक कर रहा होता है कि क्या 2 वेरिएबल्स जो हमारे पास स्टोर हुए हुए हैं उनकी मेमोरी सेम है या अलग है। अगर सेम है तो वो ट्रू कर देगा, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मेमोरी लोकेशन, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव सेम मेमोरी लोकेशन। तो हमारे पास यहाँ पे 3 लिस्ट है। एक लिस्ट है 1 2 3, दूसरी लिस्ट है 1 2 3। पहली लिस्ट का नाम ए है, दूसरी लिस्ट का नाम बी है। ठीक है, अच्छा, और तीसरी लिस्ट जो है वो रेफर कर रही है ए को। तो बेसिकली ए के अंदर जो लिस्ट है वही लिस्ट कॉपी होके सी के अंदर आ जाएगी। ओके, मतलब ए में जो चीज़ है उसको हमने असाइन कर दिया सी में, यानी कि सी और ए सेम हो गए हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो बी और ए भी सेम है, वैल्यूज सेम है, 1 2 3 बी में भी है, 1 2 3 ए में भी है, लेकिन लोकेशंस जो हाँ जहाँ पे ये स्टोर हुई हुई है, ए और बी जहाँ पे स्टोर हुए हैं वो अलग है, सही है। हाँ, लेकिन जो सी है, सी और ए की लोकेशन सेम है, क्योंकि सी किसको पॉइंट कर रहा है, सी पॉइंट कर रहा है ए को, और ए क्या है, एक वेरिएबल है जो कि एक लिस्ट है। तो सी और ए की लोकेशन भी सेम है और वैल्यू तो सेम होंगी ऑब्वियसली जब लोकेशन सेम है। लेकिन बी और ए की अगर मैं बात करूं तो बी और ए हैं तो सेम, वैल्यूज तो सेम है उनमें, लिस्ट तो सेम है उनमें, लेकिन 2 अलग अलग उनमें मेमोरी लोकेशंस पे सेम है। अब इस चीज़ को मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैंने एक छोटी सी यहाँ पे डायग्राम जनरेट की है जिसमें हमारे पास ये मेमोरी है हमारे पास, और जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज होती हैं, रोम रीड ओनली मेमोरी जो आप लोग सुन रहे होते हो, रैम रोम, वो कुछ इस तरीके से ही होती है, सही है। अब यहाँ पे पहली मेमोरी जो है हमारे पास वो ये मेमोरी के अंदर कुछ ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास। ये फर्स्ट मेमोरी एड्रेस है, ये सेकंड मेमोरी एड्रेस है, और ये हमारे पास, ये भी हमारे पास फर्स्ट मेमोरी एड्रेस ही है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हमने एक लिस्ट बनाई ए की तो वो सेव हो गई मेमोरी में, मेमोरी एड्रेस 1, ये मेमोरी एड्रेस 1 है, सही है। मेमोरी एड्रेस 1 पे वो सेव हो गई जाके। ठीक है, यहाँ पे ये मेमोरी एड्रेस 1 है, यहाँ पे जाके वो सेव हो गई। दूसरी लिस्ट हम जब बनाई पाइथन के अंदर तो वो मेमोरी एड्रेस 2 पे सेव हो गई, हालांकि दोनों लिस्ट सेम है, लेकिन क्योंकि उनको उनको हमने अलग अलग बना रहे हैं, अलग अलग क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वो दूसरी मेमोरी लोकेशन पे जाके वो लिस्ट सेव हो गई। हालांकि दोनों सेम है लेकिन दोनों की मेमोरी लोकेशंस अलग है, इसकी 1 इसकी 2। अब जब सी की बारी आई तो सी ने क्या किया, हमने सी में क्या डाला हुआ है, सी इक्वल्स टू ए। तो जो ए की मेमोरी लोकेशन है वहीं पे जाके सी सेव हो गई, सही है। मतलब सी एक नई लिस्ट नहीं बना रहा वापस से, जो ए की मेमोरी लोकेशन है उसी को पॉइंट कर रहा है, सही है। तो सी किसको पॉइंट कर रहा है, मेमोरी लोकेशन 1, सेम एज ए, सेम की जो ए की जो मेमोरी लोकेशन है वो भी 1 है और सी की मेमोरी लोकेशन भी 1 है। तो बेसिकली अगर मैं इस डायग्राम को और एक्यूरेट तरीके से बनाऊँ तो मैं इसको इस तरीके से कुछ कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से काटूँ और इस एरो को मैं यहीं पे पॉइंट कर दूँ, तो ए भी पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी एड्रेस को, यहाँ पे लिस्ट है 1, और सी भी इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है 1 2 3, सही है, क्योंकि सी के अंदर ए स्टोर है तो दोनों के मेमोरी एड्रेस सेम होगा, सही है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट डायग्राम मैंने बनाऊँ, ये ज़्यादा एक्यूरेट डायग्राम होगी इसकी कि सी और ए दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब मेरे हमारे पास इस प्रोग्राम को हमने समझ लिया कि ये हो क्या रहा है, मेमोरी एड्रेस अंडर द हुड जो हमारी मेमोरी सेव हो रही है वो कैसे सेव हो रही है। तो ए एक अलग लिस्ट है, बी अलग लिस्ट है, लेकिन सी और ए सेम है, क्योंकि सेम
भी है और मेमोरी लोकेशन भी सेम है, क्योंकि सी किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, और ए का वही एड्रेस है जो जो ए में जो एड्रेस ए का है वही एड्रेस सी का है, क्योंकि सी ए को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं करूँ ए इज सी, तो क्या ए और सी के मेमोरी एड्रेस सेम है? तो इस डायग्राम के हिसाब से बिल्कुल ए और सी दोनों के मेमोरी एड्रेस क्या है, 1। ये 1 मेमोरी एड्रेस नंबर है। आप इसको कह सकते हो कि ये मेमोरी पूरी गुलशन है। गुलशन एक इलाका है कराची का, तो गुलशन इकबाल का ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, और ये दोनों ब्लॉक 1 को पॉइंट कर रहे हैं, मेमोरी के अंदर दोनों ब्लॉक 1 को पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। अब ए इज बी, तो ऑब्वियसली ए इज बी फॉल्स होगा, क्योंकि ए का मेमोरी लोकेशन अलग है, बी की मेमोरी लोकेशन अलग है, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। हालांकि हालांकि दोनों लिस्ट सेम है, लेकिन दोनों की मेमोरी लोकेशन सेपरेट है। ठीक है, ये होना चाहिए सेम ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे गलत लग गया, सेम ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। और अगर मैं a इक्वल टू बी करूँ, तो ऑब्वियसली a और b सेम है। हाँ, मेमोरी लोकेशन अलग है, लेकिन दोनों की वैल्यूज़ तो सेम है। तो ये क्या चेक करता है, ये मेमोरी लोकेशन चेक नहीं करता, ये करता है वैल्यूज़ को चेक। वैल्यूज़ दोनों की सेम है, तो ट्रू आ गया। सेम वैल्यूज़ डिफरेंट मेमोरी स्पेस, लेकिन सेम वैल्यूज़ थी, तो हम वैल्यूज़ को चेक कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू आया। a इज़ नॉट b, इज़ नॉट का मतलब, अब हम इज का मतलब चेक कर रहे थे कि इज क्या है। इज क्या कर रहा था, दोनों के मेमोरी एड्रेसेस से चेक कर रहा था। तो अब हम यहाँ पे दोनों के मेमोरी एड्रेस तो चेक कर रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं, नॉट ऑपरेटर्स से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या इन दोनों के मेमोरी एड्रेस बराबर नहीं है। जी हाँ, इन दोनों के मेमोरी एड्रेस बराबर नहीं है, तो इसलिए ट्रू आ गया। इन दोनों के मेमोरी एड्रेस बराबर नहीं है, ए का अलग है मेमोरी एड्रेस, बी का अलग है मेमोरी एड्रेस। सही है, दोनों के मेमोरी एड्रेस अलग है, ट्रू बिकॉज डिफरेंट मेमोरी स्पेस, ऑल्सो हैविंग सेम ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे। सही है, दोनों गलत लिख दिया। हालांकि सेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों का मेमोरी स्पेस अलग है, दोनों की मेमोरी का नंबर अलग है, दोनों अलग स्टोर हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया कि हमने भाई चेक कर लिया कि भाई दोनों की मेमोरी सेम नहीं है। सही है। अच्छा, हम आईडी की बात कर लेते हैं। आईडी, इनकी आईडी प्रिंट कर देंगे, तो अगर मैं इसको रन करूं, तो अब आप लोग देखो कि ए की आईडी क्या रिटर्न करती है। आईडी जो मेमोरी स्पेस होती है, जो आइडेंटिटी है, जो वो मेमोरी नंबर है, वो रिटर्न कर रही होती है। तो ये कहाँ स्टोर है, ये इस मेमोरी में स्टोर है ए, और आईडी ऑफ बी क्या है, ये 800 पे स्टोर है, और आईडी ऑफ सी किस में स्टोर है, 280। तो आप लोग देखो, ए और सी दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, 280। ये सेम है ए की, और सी की भी सेम है, क्योंकि हमने सी के अंदर क्या डाला है, ए डाला है। सही है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। ये हमारे सिंपली क्या कर रहे होते हैं कि ये बता रहे होते हैं कि एक वैल्यू है, वो किसी लिस्ट, टपल या सेट या डिक्शनरी के अंदर मौजूद है या नहीं। यानी कि अगर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर ये पांच वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। अब ये चेक कर रहे हैं इन जो है ना हमारे पास मेमोरी मेंबरशिप ऑपरेटर, तो 3 इन माई लिस्ट, क्या ये बोल रहा है कि क्या 3 एग्जिस्ट कर रहा है माई लिस्ट में। जी हाँ, बिल्कुल 3 एग्जिस्ट कर रहा है। 3 का जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो 3 है, 3 वाला एलिमेंट है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। और 10 क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो बिल्कुल नॉट का ऑपरेटर है, 10 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे माई लिस्ट में, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, 3 एग्जिस्ट कर रहा था तो ट्रू आ गया, 10 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लिस्ट में, तो ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पे नॉट हटा दूँ तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। क्या 10 एग्जिस्ट कर रहा है माई लिस्ट में, नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो 10 नॉट, यहाँ पे नॉट हटेगा, तो 10 क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग में भी ऐसे ऑपरेटर होते हैं। तो एक स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग में हमने क्या असाइन किया हुआ है, ऑपरेशन बदर। ठीक है, इसमें हम चेक कर रहे हैं क्या ओ एग्जिस्ट कर रहा है हमारे स्ट्रिंग में, तो जी हाँ, बिल्कुल ओ एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। इसी तरीके से हेलो, नॉट इन माई स्ट्रिंग, हेलो एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, हेलो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हेलो की स्ट्रिंग यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही है मुझे, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लेगा ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ एच को चेक करेगा, पूरा हेलो एक साथ लेगा। यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा पूरा हेलो एक साथ, तो यहाँ पे इसलिए ट्रू दिया, नॉट का ऑपरेटर इस्तेमाल किया। हम ये चेक कर रहे थे कि हेलो एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस स्ट्रिंग में, जी हाँ, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए ट्रू आ गया। ठीक है, अच्छा, पाइथन के कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो पाइथन के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। वीडियो लॉन्ग हो गई तो मैं इन टॉपिक्स को जल्दी कवर करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। पाइथन के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग अपने वेरिएबल्स में नहीं यूज़ कर सकते। अपने वेरिएबल का, आप लोगों को पता है कि हम लोग वेरिएबल का नाम जब लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जी, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ वेरिएबल में। लेकिन कुछ ऐसे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल्स नहीं दे सकते, जैसे कि फॉर का वेरिएबल, फॉर का कीवर्ड,
कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर जिनको हम वेरिएबल के नाम नहीं रख सकते। फॉर का कीवर्ड हमारे पास क्या है, रिजर्व्ड है, पहले से बताया गया कि भाई आप ये नहीं रख सकते। सही है, रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं और जिनके डिफरेंट स्पेसिफिक पर्पसेस होते हैं। ठीक है, और इन कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल्स के नाम या फंक्शन के नाम या क्लासेस के नाम या कोई भी अदर आइडेंटिफायर हम लोग नहीं रख सकते। ठीक है, वेरिएबल्स के नाम भी हम नहीं रख सकते, फंक्शन क्लासेस कोई भी नहीं रख सकते जो रिजर्व कीवर्ड है। अब जैसे कि इम्पोर्ट का कीवर्ड है, ये सिर्फ इम्पोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको आप वेरिएबल नहीं बना सकते कि भाई आपने इम्पोर्ट का वेरिएबल बना दिया, नहीं, ये नाम नहीं रख सकते आप वेरिएबल का या फंक्शन का या क्लास का। ओके, तो अब ये कुछ दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं जो रिजर्व हैं, तो ये सारी एक लिस्ट इन लोगों ने दे दी है। इसको हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, तो इसको हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से 2 लाइनों में कोई प्रिंट का स्टेटमेंट लिखना है, कोड आप चाहते हैं कि 2 लाइनों में आए, तो इस तरीके से बैक स्लैश है हमारे पास, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं स्लैश को हटा दूँ तो मुझे एरर देगा। सही है, तो देखें यहाँ पे द लिस्ट ऑफ और कीवर्ड्स से नीचे लिखा हुआ है, तो ये सब ऐसी चीज़ें जो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इस कमेंट को अनकमेंट करें तो यहाँ पे एरर देगा। क्यों एरर देगा? ऑब्वियसली एंड का ऑपरेटर है और इसको हम वेरिएबल के नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, एज अ वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। अच्छा, अब वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। तो ये तो कीवर्ड्स हो गए हमारे, ये कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे पास जो कि प्रिजर्व होते हैं, रिजर्व होते हैं, जो कि हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का नाम रखने के लिए, किसी भी फंक्शन का, किसी भी वेरिएबल का नाम रखने के लिए इन कीवर्ड्स को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब पाइथन वेरिएबल्स की बात कर लेंगे, तो वेरिएबल्स में हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं इसको जल्दी से बस इसमें कन्वेंशंस का कुछ बताया हुआ है कि आप वेरिएबल का नाम जो है वो क्या कर सकते हैं। जो वैलिड वेरिएबल्स हैं इन लोगों ने बता दिए कि आप इस तरीके से नाम रख सकते हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो वेरिएबल को, इस तरीके से कर सकते हो। सही है, और अंडरस्कोर बीच में आ सकता है, स्टार्ट में आ सकता है। लेकिन कुछ इनवैलिड वेरिएबल्स हैं जिन, जैसे कि ये, आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल। आप इस तरीके से वेरिएबल नहीं लिख सकते कि बीच में हमारे पास डैश आया है। तो ये आप रिजर्व कीवर्ड नहीं लिख सकते, यूजेज रिजर्व कीवर्ड। क्लास हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड है, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, हाइफन इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर वो स्टार्ट हो रहा है डिजिट से तो वो पाइथन अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन हैं, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। पास्कल केस है, कैमल केस है, स्नेक केस है। हमारे पास पाइथन में ज़्यादातर ये रिकमेंडेड है कि हम स्नेक केस यूज़ कर रहे होते हैं, कबाब केस है, फ्लैट केस, ये बहुत सारे केसेस हैं। लिखने के तरीके, बेसिकली ये लिखने के तरीके हैं कि कौन कौन से लिखने के तरीके होते हैं। वेरिएबल्स हम लोग जो बना रहे होते हैं, फंक्शंस जो बना रहे होते हैं, उनको हम कौन कौन से तरीके से लिख सकते हैं, ये इन तरीक़ों से लिख सकते हैं। और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट कन्वेंशंस हैं। पाइथन के अंदर यहाँ पे नीचे बताया हुआ है, जैसे कि ये बताया हुआ है कि रेगुलर वेरिएबल अगर आप बना रहे हो तो ऐसे टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट ऐसे बना सकते हैं। बेसिकली ये स्नेक केस है। सही है, तो वेरिएबल अगर आप बना रहे हो तो उसको स्नेक केस बना सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट बना रहे हो तो आप इसको कैपिटल रख सकते हो, पाई को कैपिटल रख दिया। क्लास नेम बना रहे हो तो उसको आप इस तरीके से, बैंक अकाउंट, ये कौन सा केस होगा, ये पास्कल केस हो गया, तो क्लास नेम अगर लिख रहे हो तो बैंक पास्कल केस लिख लो। और प्राइवेट वेरिएबल है तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर दो। और प्राइवेट नेम मैंगलिंग, अगर कोई अवॉइड एक्सटेंडल ओवरराइड्स, सब क्लासेस के अंदर कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो जिनके नाम सेम हैं तो आप उसको डबल अंडरस्कोर कर सकते हो। स्पेशल मेथड्स हैं तो आप उसको डबल अंडरस्कोर, कुछ बिल्ट इन मेथड्स को कॉल कर रहे हैं जैसे इनिट का, तो डबल अंडरस्कोर लगा सकते हैं हम यहाँ पे पाइथन के अंदर। ठीक है, तो समरी क्या है इसकी, हम लोग मतलब क्या हमें यूज़ करना चाहिए पाइथन के अंदर, ये बता दिया इन्होंने कि वेरिएबल्स और फंक्शंस के लिए स्नेक केस, क्लासेस के लिए कैमल केस, कांस्टेंट्स के लिए अपर केस यानी कैपिटल ऑल कैप्स। सही है, जैसे कि हमने कांस्टेंट्स के लिए हमने देखा पाई ऑल कैप्स है। सही है, सिंगल प्राइवेट वेरिएबल है कोई तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो जाएगा वो, और बीच में भी अंडरस्कोर, अगर 2 वर्ड्स से बन रहा है वो वेरिएबल। नेम मैंगलिंग, अगर कोई 2 नेम सेम हो रहे हैं हमारे पास और इस तरीके से हो रहा है तो हम डबल अंडरस्कोर लगा सकते हैं। स्पेशल मेथड्स के लिए हम डंडर कन्वेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनिट से पहले और बाद में डबल अंडरस्कोर आ जाएगा। सही है, तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस से हमारे पास। फिर आगे हमारे पास है वी कैन असाइन डिफरेंट वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब ऑब्वियसली मैंने इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको खुद से रेपो में आके यहाँ पे। अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि टाइप हिंटिंग जो है ना, जो टाइप हिंटिंग हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे कि एक वेरिएबल हमने बनाया और उसको इंट का अगर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, तो ये जो मैंने काम किया है, ये वाला जो मैंने काम किया जो हाईलाइटेड है, ये टाइप हिंटिंग है। यहाँ पे मैंने इंट टाइप हिंट कर दिया। अब इसके बगैर भी चल जाएगा प्रोग्राम, लेकिन देखने में मुझे पता चल रहा है डॉक्यूमेंटेशन के लिए सामने वाले को रीडेबल ज़्यादा आसानी से पढ़ा जा रहा है, समझ आ रहा है उसको कि ये इंट का वेरिएबल है। ठीक है, तो ये टाइप हिंटिंग कहलाती है। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हो
वैल्यूज़, तो उसमें आप टाइप हिंटिंग नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग जो है ना पाइथन के अंदर 3 वेरिएबल्स एक साथ बना के तीनों को एक साथ वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। अब ये क्या किया, एक्स को असाइन किया 1, वाई को असाइन किया 2.5 और जेड को असाइन किया पाइथन। तो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा है पाइथन का, हम एक ही लाइन में तीनों वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं, हमने असाइन कर दिया। लेकिन इसमें हम यहाँ पे ऐसे टाइप हिंटिंग नहीं कर सकते कि भाई ये वाला वेरिएबल जो है, और मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स इंट है, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। ठीक है, तो टाइप हिंटिंग नहीं कर सकते इसमें, ये बता रहे हैं ये लोग, और ये करके भी दिखा दिया। ये देखिए टाइप हिंटिंग यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, तो अब डिलीट अ वेरिएबल, डिलीट वेरिएबल को डिलीट करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं। अच्छा, पाइथन के अंदर ना हम लोग ऑटोमेटिकली जो है ना, ये पाइथन मैनेज कर रहा होता है, जो वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहा होता उसको वो गार्बेज आई थिंक कर देता है, मैंने कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये कर रहा होता है गार्बेज कलेक्शन ना। तो बेसिकली अगर मैं गार्बेज कलेक्शन का थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट दूँ, तो ऐसे वेरिएबल्स जो कि अगर मैं यहाँ पे पाइथन में वेरिएबल्स बनाते जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ 10, एक वेरिएबल बना रहा हूँ 19, एक वेरिएबल ए बी सी डी ई, इस तरीके से मैं बहुत सारे वेरिएबल्स मैंने बना दिए। तो बहुत सारी जगह ये घेर लेंगे, मेरे मेरे कंप्यूटर की स्पेस बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, स्पेस बहुत कम हो जाएगी, और प्रोग्राम क्रैश भी कर सकते हैं मेरा। सही है, एरर आ सकता है कोई, स्पेस अगर बहुत हो गई। तो ऐसे वेरिएबल जो कि पाइथन चेक कर रहा होता है, ऐसे वेरिएबल जो कि अब इस्तेमाल नहीं हो रहे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ए को, अगर मैं ए को प्रिंट करूँ और ये ए मेरे पास यहीं तक इस्तेमाल हो रहा है, इसके आगे कहीं प्रोग्राम में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो ये इस ए को पाइथन क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, गार्बेज कलेक्शन करके। गार्बेज एक तरीके से ये एक गार्बेज हो गया। सही है, तो ये चीज़ कंफर्म मुझे नहीं है कि पाइथन में खुद ब खुद कर रहा होता है, लेकिन आप लोग चाहो तो ऐसे वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिलीट भी करा सकते हैं। किस वर्ड से, DEL के वर्ड से। सही है, हमने एक वेरिएबल बनाया, उसका काम किया, यानी कि उसको दिखाया, एक वेरिएबल बनाया, उसका काम लिया हमने, इसको प्रिंट किया। अब जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सही है, तो हमने क्या किया कि रिमूविंग द वेरिएबल फ्रॉम मेमोरी यूजिंग डेल कीवर्ड, डेल का कीवर्ड इस्तेमाल किया, और एक्स जो भी वेरिएबल का नाम है वो डेल, मतलब डेल का कीवर्ड लिखा, स्पेस दिया, एक्स दिया, और यहाँ पे हमने इसको रन कर दिया। तो ये वाला वेरिएबल अब मेमोरी से एक तरीके से डिस्कार्ड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को, 10 आया, अब इसको डिलीट करते हैं, डिलीट किया। अब हम इस, अब डिलीट हो गया ना ये वाला वेरिएबल, अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। अब चेक करते हैं क्या हमारे पास एक्स मौजूद है, तो यहाँ पे ये मुझे एरर दे देगा, नेम एरर। बोल रहा है नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, आपकी मेमोरी के अंदर एक्स का कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्योंकि आपने इसको डिलीट कर दिया है पहले। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, और अब मैं डिलीट वाला ब्लॉक नहीं चला रहा, अब मैं इसको ये वाले इसको मैं रन करता हूँ, तो अब ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट वाला वेरिएबल का ब्लॉक चलाऊंगा, डिलीट वाला कोड चलाऊंगा, और अब मैं इसको रन करूँगा, तो अब मुझे ये एरर दे देगा कि भाई आपके पास ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। आज की वीडियो में इतना ही। और एक जो गुजारिश मैंने शुरू में वीडियो को की थी वो आप लोग याद रखिएगा। तो वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं कंट्रोल फ्लो पढ़ाऊँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, लेकिन आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कंट्रोल फ्लो का टॉपिक हम पढ़ेंगे, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का क्विज़ अच्छा होगा, आप लोग खुद से भी पढ़ते रहें, और गुड लक फॉर द क्विज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।